प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस लेसन में स्वागत है। हम लोग अभी जो कक्षा 12वीं भौतिकी का विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीसरा पार्ट है उस पे चल रहे हैं। तो इससे पहले हमारे 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर में जस्ट जो विद्युत विभव है उसके बारे में, विभवांतर के बारे में पढ़ा। 2-3 टॉपिक उसमें पढ़े थे हमने। और उसके बाद का जो हमारा चला था दूसरा लेसन, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि 2 आवेश हमारे पास हैं और दोनों आवेशों को अगर हम एक दूसरे के निकट कुछ दूरी तक, r दूरी तक लाते हैं तो इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कार्य हम इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में करते हैं, वही कार्य इनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और वो कितना होता है वो हम देख चुके हैं, उसे आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। इसी प्रकार हमने और दूसरा ये पढ़ा था कि एक बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होगा। अगर हम विद्युत विभव की गणना करनी है, पहले पार्ट में तो हमने केवल पढ़ा विद्युत विभव V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0, ये हमने पढ़ा पहले वाले वीडियो लेसन में। अगले में हमने देखा कि उसकी गणना हम कैसे करें, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो बिंदु आवेश है उसके कारण कुछ दूरी पर P बिंदु है जो r दूरी पर, उस पर विद्युत विभव कितना होगा, तो वो हम इसमें देख चुके हैं। आप उसके लिए अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लेसन में हम शुरू करते हैं और इस पार्ट का ये हमारा आखिरी लेसन है। मैं कोशिश करूँगा इसे कम समय में पूरा किया जाए और अच्छे से पूरा किया जाए, केवल हम इसे निपटाएं ना, अच्छे से करें। तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आप इसे किताब में बड़ा देखेंगे, लेकिन असल में आप देखेंगे कि छोटा है, क्योंकि आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका आपने केवल बस जस्ट थोड़ा समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र होगा और उसमें एक द्विध्रुव होगा और स्थितिज ऊर्जा है, तो हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है। आप देख रहे हैं लाइन से दिखा रखा उसे, ये जो लाइन है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की लाइन्स हैं, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आप सभी को पता है, आपने पहले पाठ में पढ़ा है। मैं यहाँ पे फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 विपरीत माइनस और प्लस तथा बराबर दोनों का मान कितना है, Q एक दूसरे से अल्प दूरी जो होती है 2L रखे जाते हैं। इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसका आघूर्ण होता है P, जो एक सदिश राशि है और जिसका मान कितना होता है, एक आवेश का मान गुणा के उनके बीच की दूरी 2L, इतना इसका मान होता है। इसकी दिशा होती है -Q से +Q की तरफ, ठीक है। आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है कि इसकी दिशा कैसे याद रखें, तो आप ये याद रखें कि जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा कैसे होती है, विद्युत क्षेत्र प्लस और माइनस 2 आवेश हैं, तो प्लस से बाहर की तरफ और माइनस से अंदर की तरफ, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ, और इसकी दिशा होती है उसकी उल्टी, माइनस से प्लस की तरफ, -Q से +Q की तरफ। किसकी दिशा, P की दिशा, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जो P हमारे पास है उसकी दिशा कहाँ होती है, -Q से +Q की तरफ। इतना आपने याद रखना है। ये अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, क्या यह सदिश राशि है और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है और इसका मान कितना होता है। इसका मान हो गया Q × 2L, दिशा हो गई माइनस से +Q की तरफ, है ना, और ये सदिश राशि है। तो शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो इसमें हमने समझना है कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है और उसे, जैसे कि हम हर एक प्रत्येक डेरिवेशन में करते आए हैं, कि अनंत बिंदु से किसी पर्टिकुलर बिंदु तक उसे ला रहे हैं हम। तो इसमें यही करना है आपने कि आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है -Q और +Q, जिसपे 2 आवेश आपके पास हैं, ठीक है। और इसे आपने अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना है। और विद्युत क्षेत्र में जब आप लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे थीटा कोण आपका बन रहा है, नीचे दिखाया गया है ना। तो इतना कोण उसमें बनने तक आपने लाना है। तो जब हम इसे लाते हैं तो इसमें आपने ध्यान रखनी है 2 बातें। पहली चीज़ ये कि आप उसे लाएंगे तो आप उसे लंबवत स्थिति में लाएंगे। विद्युत क्षेत्र से लंबवत स्थिति में इसलिए लाएंगे क्योंकि अगर आप सपोज इमेजिन करते हैं हम लंबवत स्थिति में नहीं लाते उसे हम कैसी भी स्थिति में लाते हैं। मतलब ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, इस तरह से, और विद्युत क्षेत्र का ये बिंदु है। हमने द्विध्रुव को
इस बिंदु से इस बिंदु के हिसाब से लाना है, ठीक है। तो माना द्विध्रुव यहाँ पे ऐसी स्थिति में है, ये -q है और ये +q है। तो इस बिंदु से अगर हम इन दोनों आवेशों की दूरी नापेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों दूरियों में अंतर आ रहा है, ये दूरी बड़ी है, ये दूरी छोटी है ना। और क्योंकि फिर इन दोनों का विभव अलग होगा, इन दोनों पे अलग अलग कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी है ना, दूरी अलग अलग है तो कार्य भी अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा द्विध्रुव है उसे हम लंबवत स्थिति में लाते हैं। लंबवत स्थिति में जब लाएंगे, माना यहाँ पे द्विध्रुव आपका है, तो इस बिंदु की जो दूरी आएगी ना, जो भी आपका सेंटर बिंदु है, दोनों से बराबर दूरी होगी, इससे भी और इससे भी बराबर दूरी होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपके दोनों आवेश हैं उनको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से बराबर दूरी पर रखते हैं, और वो केवल तब संभव है जब उसे हम लंबवत दिशा में लाएं। तो पहला काम हमने क्या करना है, इसमें हम दो कार्य करते हैं, ठीक है। दो कार्य करते हैं, या फिर जो कार्य हम करते हैं उसे दो पार्ट में हम समझ सकते हैं कि दो पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। किए गए कार्य को दो भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। पहला पार्ट ये है कि द्विध्रुव को अनंत से एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में कृत कार्य W1। तो W1 क्या हो गया, जो हमने ये विद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत किसी द्विध्रुव को लाए, कहाँ से, अनंत से, ठीक है। तो इस द्विध्रुव को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में लाए। लंबवत दिशा में क्यों लाया, ताकि विद्युत क्षेत्र की दोनों आवेशों से माइनस और प्लस आवेशों से दूरी क्या रहे, बराबर, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला कार्य जो हमें है, अब हमें क्या करना है, इसे लंबवत दिशा से, लंबवत था पहले चित्र में, दूसरे में देखो थीटा कोण तक घुमा दिया है। तो इतना कार्य, ये कार्य भी हमें करना है, यही कार्य हम कैलकुलेट करेंगे, और ये दोनों कार्य जो हैं यही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा कार्य क्या हो गया हमारा, हमने इसे लंबवत दिशा से थीटा दिशा तक घुमाना है, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में आप इसे घुमा सकते हैं ऐसे, यहाँ पे संभव नहीं है ये बना पाना, आप समझ रहे हैं, इसको हम घड़ी की दिशा में ऐसे इधर से इधर और इधर से इधर, ताकि थीटा कोण बना ले, ऐसे घुमाना है। ये दिखा भी रखा आपको एरो यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, W1 और W2 निकालते हैं अब, ठीक है। तो W1 की जब हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास दो आवेश हो गए, एक -q एक +q। तो +q पे भी बल लगेगा और -q पे भी बल लगेगा। बल का सूत्र हमने पढ़ा है F बराबर, याद आ रहा आप लोगों को, QE, पहले पार्ट में हमने पढ़ा है F बराबर QE, है ना, ये आपको पता है। E बराबर F/Q से आता है, E बराबर F/Q। तो इससे ही सूत्र आपका निकल जाता है F बराबर QE। तो दोनों आवेशों पे बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर +q पर बल F1 QE, ये लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस का जो होता है वो उसी दिशा में लगता है ना, जो प्लस आवेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, और माइनस पे जो बल लग रहा है आपका, क्योंकि प्लस से बल रेखा बाहर की तरफ को जाएगी। इसी प्रकार दूसरा आवेश माइनस है तो माइनस पे ओबियसली विपरीत दिशा में लगेगा, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस पे लग रहा है तो माइनस पे उसकी विपरीत दिशा में लगेगा, है ना। अब आप देखेंगे कि अब एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो एक पे हमें कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है तो क्योंकि +q आवेश है, उसे आप यहाँ लाएंगे तो उस पर प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये क्षेत्र की दिशा, ये बल रेखा देखो, इसकी बल रेखा इधर को आ रही है, और जो प्लस आपका यहाँ पे होगा उसकी बल रेखा कहाँ को आएगी, बाहर को। तो देखिए ये दोनों रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे के विपरीत हो रही ना, तो इसका मतलब ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, तो हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा। तो जो एक कार्य हम करेंगे, इस पर बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ेगा, किस पे, प्लस पे, और जो माइनस होगा तो वो विपरीत व्यवहार दर्शाएगा, वो आकर्षित होगा, तो इस पे कार्य करेगा विद्युत क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि द्विध्रुव को क्षेत्र में लाने के लिए +q पर कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया जाएगा, जबकि -q पर कार्य विद्युत क्षेत्र स्वयं करेगा। स्वयं क्यों करेगा, क्योंकि वो उसे आकर्षित करेगा और इसे प्रतिकर्षित करेगा। और देखिए दोनों बल दोनों बराबर है ना, आपके F1 और F2 दोनों का मान बराबर QE है, तो इसलिए जो दोनों कार्य हैं बराबर दूरी तक हम ला रहे हैं, इसलिए हमने परपेंडिकुलर रखा ताकि दूरी क्या हो, बराबर हो। तो बराबर दूरी तक लाने में जो कार्य हम करेंगे वो बराबर और विपरीत होंगे, इसलिए नेट कार्य क्या आएगा, दोनों कार्य बराबर भी हैं विपरीत भी हैं, इसलिए 0 आएगा। तो जो आपका W1 था, जो हमने यहाँ पे देखा था कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाते हैं, या फिर लंबवत दिशा में लाते हैं,
तो जो कार्य W1 था वो 0 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि दोनों आवेशों पे प्लस Q और माइनस Q पे बराबर कार्य किया गया और विपरीत कार्य किया गया। एक पे बाह्य कार्य किया और एक पे क्षेत्र ने कार्य किया, तो वो टोटल 0 आ गया। तो W1 आपका 0 आ गया। अब W2 क्या है? W2 है आपने इस द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाना है। तो यानी दो लिमिट आपके पास आ गई, θ1 बराबर 90 और θ2 बराबर थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द्विध्रुव को बल की लंबवत स्थिति θ1 90 से किसी कोण थीटा तक घुमाने में कृत कर रहा है। वो थीटा 45 भी हो सकते हैं, 30 भी, 60 भी, कितना भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। आप थोड़ा रिकॉल कर लेना कि द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण जो भी किया गया कार्य है वो हमने वहाँ कैलकुलेट किया है। तो उसकी मदद से आपका कितना आ जाएगा। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ आपको। W बराबर आपका आता है इंटीग्रेशन θ1 θ2 और यहाँ पे था हमारा साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ठीक है, और इसके बाद ये आपका आता था साइन अल्फ़ा का हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ से आता था θ1 θ2। ठीक है, तो जब आप दोनों का मान रखेंगे तो आपको कुल मिला के कितना मिलता है। आगे से PE भी था उसके, ये मैं केवल समाकलन वाला पार्ट आपको बता रहा था। तो W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 और ये हो जाएगा आपका PE cos θ1 का मान कितना है 90 डिग्री और θ2 का मान है केवल थीटा। तो cos 90 माइनस cos थीटा और cos 90 का मान आपको पता है 0 होता है, तो इसे आप 0 रख देंगे तो केवल आपके पास बच जाएगा cos थीटा वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका माइनस भी है साथ में यहाँ पे। तो W बराबर माइनस PE cos थीटा। तो आप नेट कार्य निकालेंगे तो W1 और W2 को जोड़ देंगे। W1 पहले ही 0 है और W2 आपका मान इतना है आपके पास माइनस PE cos थीटा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो केवल कितना बचेगा माइनस PE cos थीटा। और यही कार्य जो हमने इस पे किए वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम U से दिखाते हैं। तो U बराबर इतना आ गया आपका। तो विशेष परिस्थितियों में आपको दोनों ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, आप ये ना समझिए कि ये काम का नहीं है, ये भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है और जो फाइनल आपका आया है ये भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे आप सदिश रूप में दिखा सकते हैं। तो दो सदिश P सदिश है, E भी सदिश है, तो दोनों वेक्टर का अगर आप गुणा करेंगे cos थीटा है तो A भी cos थीटा क्या होता है A डॉट B, तो A डॉट B आपने यहाँ पे दिखा रखा उन दोनों को P डॉट E से, तो इतना आप इसे दिखा देंगे। तो ये आपका हो चुका है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे। जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपको समस्याएं आ रही होंगी समझने में, आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस तरह से समझना है। ठीक है, अब ऊर्जा का छोटा मात्रक एक टॉपिक और है जो बहुत बार पूछा जाता है और यूज भी होता है। नहीं भी पूछा जाए तो ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपका। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे दिखाते हैं EV से। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E है आपका आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है आपका। इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में E इंटू V, आप देख सकते हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा है Q इंटू V, ये सूत्र होता है, इसे आप याद रख लीजिए। किसी कण की गतिज ऊर्जा तो K बराबर Q इंटू V। जैसे यहाँ पे E इंटू V लिखा है तो E क्या है आवेश है ना, Q का आप E भी लिख सकते हैं और V क्या हो गया विभव। तो ये है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो एक मूल आवेश वाला कण, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, मूल आवेश वाला कण यानी जिसपे E आवेश होता है, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करते हैं। तो आप किसी मूल आवेश वाले इलेक्ट्रॉन आपका है, आप उसे त्वरित करते हैं 1 वोल्ट विभवांतर से, तो जितनी गतिज ऊर्जा उसे मिलेगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में क्या है गतिज ऊर्जा है। इसका मान कैसे निकालेंगे। ई का मान आपको पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और इंटू 1 वोल्ट का मान 1 वोल्ट रख देंगे, तो जो आपका ये आ जाएगा, ये आता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि गतिज ऊर्जा है तो उसे आप जूल में नापेंगे। ठीक है, और अगर आपको जूल में कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से समझ भी सकते हैं। आपने पढ़ा था अभी देखिए कहाँ से है, V बराबर W/Q0। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों की बीमा और मात्रक बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो W बराबर
Q इंटू वी। तो W Q इंटू वी का मात्रा क्या मिला आपको यहाँ से, जूल। तो इसी प्रकार यहाँ Q इंटू वी या E इंटू वी है तो इसका मात्रा क्या होगा, जूल होगा। तो इस तरह से आपने इसे समझना है। तो दो सूत्र आपके पास हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका E बराबर वी अपॉन डी, डी है डिस्टेंस, ठीक है, दूरी जो भी होगी। तो ये आपने याद रखना है, काम आएगा। इसी प्रकार K बराबर Q इंटू वी, गतिज ऊर्जा के लिए इसे भी आपने याद रखना है, ये काम आएगा आपका। इसी प्रकार आपके पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। तो बहुत सरल सा न्यूमेरिकल है, आपको दिया है कि जब कोई प्रोटॉन 100 वोल्ट विभवांतर, तो V का मान सीधे कितना दिया आपको, 100 वोल्ट द्वारा विराम स्थिति से त्वरित होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधे सीधे आपने गतिज ऊर्जा के बराबर E इंटू वी है, तो इसे आप E का मान रखेंगे और V का मान रखेंगे, तो जो मान आएगा वो जूल में आ जाएगा। और अगर आपने इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 जूल का मान निकालेंगे। 1 जूल का मान निकालने के लिए आपको इस चीज़ को पक्षांतर करके इसके बटा में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधे आपके पास जहाँ यहाँ पे 1 जूल लिखा है, 1 जूल, इसकी जगह आप क्या रखेंगे, इस राशि को आप पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में बटा में जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, आप समझ जाओगे इतना। तो मतलब आपने क्या करना है, 1 जूल की जगह पे इतना रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसके बटा में इतना। तो जब आप भाग देंगे जो मान जूल में होगा तो आपका सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 10 की घात -19 ऊपर जाएगी, +19 होगी, और 10 की घात -17 और +19 कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो बचेगा 10 की घात 2 यानी 100, और जो मान आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप कर लोगे इसे, बहुत सरल सा है। ठीक है, तो एक अब लास्ट टॉपिक बचा आपका, देख लेता हूँ समय कितना हुआ, तो 2-3 मिनट और लगेंगे उसमें, तो इस प्रकार आपका ही ख़त्म हो जाएगा। आपके पास अगला समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ आपके पास है, मतलब समविभव नाम से लग रहा है कि विभव क्या होगा, समान होगा जिन बिंदुओं पे, उसे हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। इसके लिए हम विभवांतर का सूत्र देख लेते हैं पहले। विभवांतर जहाँ पे जगह होगी, हाँ, विभवांतर का सूत्र हमने पढ़ा था, V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, सीधे सीधे देखिए, इनका मान तो अलग, ये तो कांस्टेंट हो गया, Q आपका आवेश हो गया, इसका मान फिक्स होगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी V का मान कांस्टेंट रहेगा अगर R का मान कांस्टेंट है ना, ये होगा। तो जैसे 1 + Q है, ये आवेश है, ऐसे इस तरह से मैं इसके चारों तरफ ये रेखाएं बना दूं, तो देखिए ये त्रिज्या फिक्स है, ये त्रिज्या भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है ना, इस प्रकार। इसी प्रकार ये वाली त्रिज्या भी फिक्स है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पृष्ठ हैं, पहला पृष्ठ, दूसरा, तीसरा, है ना, अलग अलग पृष्ठ हैं। तो इन पृष्ठों पर विभवांतर क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनकी त्रिज्याएँ क्या है, समान है। इस आवेश का अगर आप केंद्र मान लें, तो ये आपका अगर केंद्र हो गया, तो यहाँ से जो दूरियां हैं वो क्या हैं, समान है, सभी दूरियां, है ना, 1 की दूरी, 2 की दूरी और 3 की दूरी क्या है, समान है। यानी एक समविभव पृष्ठ ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनके पृष्ठ क्या होंगे, इन पृष्ठों के विभव क्या होंगे, समान होंगे। वो आप समझ चुके हैं सूत्र के माध्यम से, है ना। तो सूत्र था आपका V /R, और इसके माध्यम से हमने यही समझा कि अगर हमारे पास एक +Q आवेश है तो उसके चारों तरफ हम क्या मान, बराबर त्रिज्या के क्षेत्र मान सकते हैं। तो इस +Q को अगर हम केंद्र माने, तो इस केंद्र के दोनों तरफ आप देख सकते हैं केंद्र से, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 1 और 2, तो 2 पृष्ठ आपके पास होंगे जिनकी दूरी क्या है, बराबर है। और +Q आवेश है, तो +Q आवेश से क्या होगा, जो बल रेखा निकलेगी, कैसे निकलेगी, सीधे बाहर ऐसे, ठीक है, निकलेगी ना ऐसे बाहर, इस तरह से +Q से बाहर निकलती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ है, इस पॉइंट पे देखें आप, ठीक है, जहाँ पे मैं रेखा खींच रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर आप देखें समविभव पृष्ठ को, जैसे मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, आपको रेखा से दिखेगा नहीं इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए, हाँ। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं जो आपका ये वाला पॉइंट है,
यहाँ पे अगर आप दिशा लेंगे तो स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये आगे को है, तो ये कोण कितना आएगा 90। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा होता है कि जो समविभव पृष्ठ है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा 90 डिग्री होती है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे ही समझेंगे, क्योंकि जो भी इससे बल रेखा आएगी वो त्रिज्या दिशा में आएगी, त्रिज्या जहाँ होगी उस दिशा में आएगी, और जो भी त्रिज्या दिशा में आएगी वो बिल्कुल 90 डिग्री पे होके जाएगी। तो इससे आपने समझना है कि जो समविभव पृष्ठ होंगे तो उसका मतलब यही है कि किसी भी आवेश से उसकी जो जैसे हमारे पास जो भी आवेश है तो इससे हम जितनी r दूरी पे लेंगे, तो r दूरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना, त्रिज्या तो कांस्टेंट होगी, तो वो एक वृत्त बनाएगी। तो जो वृत्त बनेगा वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। उसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार इसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान। तो अनेक हम समविभव पृष्ठ बना सकते हैं, अनेकों बल रेखा दिखा सकते हैं, और प्रत्येक बल रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। तो इस पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं। एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके, उसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ेंगे जो हमारा संधारित्र वाला है। तो धन्यवाद। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप मुझे पूछ सकते हैं, चाहे आप वीडियो में कमेंट करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें। धन्यवाद।